हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में अपन कंप्लीट करने वाले हैं एफआर का एमटीपी सीरीज 1 सितंबर 25 का। आइए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू पार्ट से। केस सिनेरियो 1 क्या कहता है, ये 108 का है। 108 का है। थ्री प्रोडक्ट्स नेमली ए बी एंड सी आर मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है, प्रोडक्ट ए इज क्लासिफाइड एज हेल्थ केयर प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट बी एंड सी आर क्लासिफाइड एज फूड एंड ग्रोसरी प्रोडक्ट। यानी दो बेसिकली अलग अलग डिवीजन हो चुके हैं, एक हेल्थ केयर का, एक फूड एंड ग्रोसरी प्रोडक्ट का। Discrete financial information is available for each manufacturing location and for selling activity of each product. ठीक है, there are two line managers responsible for manufacturing activities of product A, B and C. Manager X manages product A and manager B manages product B and C. The operating results of healthcare products, product A and food and grocery product are regularly reviewed by CODN. तो 108 जो ऑपरेटिंग सेगमेंट्स है, इसमें अगर आप ये पैराग्राफ अपन ने जो पढ़ा है, इसमें ये बताया है जो ए है उसका एक अलग ही सेगमेंट है और बी और सी का अलग ही सेगमेंट है। तो यानी अपने पास इस पैराग्राफ में कितने सेगमेंट हो चुके हैं? दो सेगमेंट, टू सेगमेंट्स। ठीक है, नीचे जब एमसीक्यू आएगा तब अपन इसको आंसर करते हैं। इसका सेकंड पार्ट है इंडेक्स 1 का। इसमें अपन को रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड गिवन है, टोटल इन सब का टोटल होता है 14 मंथ्स। 3+1+5+5 14 मंथ्स। अब यहाँ पे जो ट्रेड लास्ट में गिवन है, द ट्रेड पेबल ऑफ द कंपनी आर पेड इन 12.5 मंथ्स। यानी अपना नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल कितना हो गया? 14 मंथ्स का। ट्रेड पेबल अपने पास क्रेडिट वैसे पैसे कितने महीने में आ रहा है? 12.5 महीने में, यानी विद इन ऑपरेटिंग साइकिल आ रहा है। यानी ये जो ट्रेड पेबल है अपन इसको ऐसा करंट लायबिलिटी ट्रीट करने वाले हैं। अब थर्ड पॉइंट ये इंडिया 24 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसमें ABC owns 30% of the share capital XYZ Limited and has ability to exercise significant influence over it. ABC लिमिटेड ओन करता है 30% XYZ का, यानी ये 30% ओन करता है, यानी ये एसोसिएट एंटरप्राइज हो चुका है। यहाँ पे मैंने एक फ्लो चार्ट बना रखा है, अपन इसको देखते हुए चलते हैं। ABC ओन करता है XYZ में 30%, यानी XYZ क्या हो गया? एसोसिएट हो गई ABC कंपनी की। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? 70% XYZ Limited hold the following investments: 70% of the share capital of its subsidiary PQR Limited। 70% PQR Limited में अभी ये अभी ये सब्सिडियरी कंपनी बन चुका है, मोर देन 50% है इसलिए। 30% ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ LMN लिमिटेड विद द एबिलिटी टू एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। और LMN में करता है 30%, यानी अब XYZ की एक तो सब्सिडी हो गई PQR और एक एसोसिएट हो गई LMN। ठीक है, अब ABC ट्रांजेक्ट विद PQR LMN बोथ के साथ ट्रांजेक्ट करता है। किसके साथ? ABC करता है PQR के साथ भी और LMN के साथ भी। ठीक है, अब अपन आंसर देखते हैं। व्हाट इज द ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ ABC लिमिटेड? अपने टोटल क्या था? 14 मंथ्स। व्हाट वुड बी द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेड पेबल इन द बैलेंस शीट ऑफ ABC लिमिटेड? करंट एज अ करंट लायबिलिटी, क्योंकि 12.5 मंथ्स ऑपरेटिंग साइकिल से कम है। भले ही 12 मंथ से ज़्यादा है, लेकिन अपन ऑपरेटिंग साइकिल भी देखते हैं। हाउ मेनी ऑपरेटिंग सेगमेंट दस ABC लिमिटेड हैव? टू सेगमेंट्स, एक तो हेल्थ केयर सेगमेंट है प्रोडक्ट ए, एक है फूड एंड ग्रोसरी बी एंड सी वाला सेगमेंट। फोर्थ, state which of the following statement is not correct as per India's 24 with respect to ABC transactions between PQR Limited and LMN Limited। फोकस करना है, यहाँ पे नॉट लिखा है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है इंडिया 24 के हिसाब से? आप ये ABC पढ़ सकते हैं, लेकिन करेक्ट आंसर डी, क्योंकि आज डिस्कस करते हैं। ABC लिमिटेड शुड नॉट डिस्क्लोज ट्रांजेक्शन विद PQR लिमिटेड इन इट सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। PQR Limited is not a related party of ABC Limited because PQR Limited is a subsidiary of ABC Limited associate XYZ Limited। ठीक है, तो ये सही कह रहा है, इसको डिस्क्लोज करना है। ये अपन यहाँ पे नेगेटिव क्वेश्चन है, क्या है कि नॉट लिखा है। अब ABC लिमिटेड है, एसोसिएट के सब्सिडियरी के साथ ही कुछ भी ट्रांजेक्शन करता है तो ये इसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा ABC लिमिटेड को। लेकिन क्योंकि ये दोनों क्या है? रिलेटेड पार्टी है, ये रिलेटेड पार्टी है। लेकिन ABC और LMN ये रिलेटेड पार्टी नहीं है, क्योंकि एसोसिएट का एसोसिएट रिलेटेड पार्टी नहीं होता। तो यहाँ पे इसका टोटली ऑपोजिट गिवन है, इसलिए डी अपना आंसर करेक्ट नहीं है, करेक्ट नहीं है। ठीक है, केस सिनेरियो 2 पे चलते हैं। क्या है? बे लिमिटेड इज एंगेज इन मैनी बिजनेस इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग, फिटनेस, क्लब्स एंड स्पोर्ट्स, जिम्नेजियम। इट प्रिपेयर्स इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉलोइंग इंडियन अकाउंटिंग। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी हैज फेस सम इश्यूज एंड फॉर देयर सॉल्यूशन सीक्स प्रोफेशनल एडवाइस। ठीक है, देखते हैं।
जो फर्स्ट पार्ट है वो 115 का है, इंडियाज 115 का। जिम्नेशियम enters into a contract with a new member to provide access to its gym for a 12-month period at 4,500 per month. The member can cancel his or her membership without penalty after 3 months. अब यानी अभी बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट कब तक है? जब तक अपना कॉन्ट्रैक्ट में पेनल्टी रहेगी तब तक अपना बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट कहलाया जाएगा और बाइंडिंग पीरियड कहलाया जाएगा। अब इसमें क्या कह रहा है कि 3 महीने के अंदर अंदर अगर आप छोड़ते हो तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। उसके बाद आप फ्री हो, आपको जाना है जाओ, आना है तो आओ। तो अब अपना बाइंडिंग एग्रीमेंट है 3 मंथ्स। इसके रिगार्डिंग नीचे क्वेश्चंस क्या है वो एक बार बता देता हूँ। व्हाट इज द कॉन्टैक्ट टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड बाय द जिम्नेजियम एंड अ न्यू मेंबर? तो उसके लिए बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट 3 महीना ही होगा, क्योंकि 3 मंथ्स तक ही पेनल्टी वाली ऑब्लिगेशन है, और जब तक ऑब्लिगेशन रहती है तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाया जाएगा। उसके बाद उसको अपन ऐसा कॉन्ट्रैक्ट की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। ठीक है, ये सेकेंड वाला पॉइंट इंडेक्स 2 के रिगार्डिंग है। ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, फुल कैपेसिटी, नॉर्मल, एक्चुअल लेबर आवर्स कितने लगे हैं, फिक्स प्रोडक्शन, वेरिएबल प्रोडक्शन, ओपनिंग इन्वेंट्री, कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं, और टोटल यूनिट सोल्ड इन द ईयर, और कितने सेल्स यूनिट है। तो ये जो लास्ट की 3 इन्फॉर्मेशन है, इनसे अपन क्या निकाल सकते हैं? क्लोजिंग स्टॉक निकाल सकते हैं। क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग प्लस प्रोड्यूस प्लस सेल माइनस सेल्स, तो 2300 अपनी क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगी यहाँ से। अब नीचे अपना MCQ क्या कहता है इसके रिगार्डिंग? द अमाउंट ऑफ फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड अलोकेटेड टू यूनिट्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर। अब याद रखना, ये जो फिक्स प्रोडक्शन होता है ये अपन देखते हैं नॉर्मल आवर्स से, इसको कंपेयर करना है, ना कि एक्चुअल नॉर्मल वर्किंग आवर्स। तो अपना फिक्स प्रोडक्शन की कॉस्ट कितना है? 1500, आवर्स कितने? 750, 0.2 पर आवर्स अपना कॉस्ट आ जाएगा। और अपने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं? 6500 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं, 6500 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं। ये रहा नॉर्मल कैपेसिटी, ये रहा अपना फिक्स ओवरहेड यानी 1300। तो डी ऑप्शन अपना राइट हो जाता है। व्हाट इज द टोटल फिक्स एंड वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड रिकॉग्नाइज एज पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ ईयर? क्लोजिंग इन्वेंट्री अभी अपने निकाली कितनी आई? 22,300। अब फिक्स तो अपने ऑलरेडी निकाल लिया है, क्योंकि यहाँ पे फिक्स और वेरिएबल दोनों का पूछा है, तो फिक्स 0.2 आ गया। वेरिएबल निकाल लेते हैं। अब जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल के लिए अपन यूज़ करते हैं एक्चुअल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट इतना है, एक्चुअल इतना है 6500, तो 0.4 आ गई इसका पर आवर। दोनों को 0.6 टोटल फिक्स प्लस वेरिएबल, और अपना क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना है? 2300। तो अपनी वैल्यू आ जाती है इक्वल्स टू 1380, जो कि ए ऑप्शन अपना राइट हो जाता है। अब द अमाउंट विल बी रिकॉग्नाइज एज एन एक्सपेंस इन द प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, अपन कितना रिकॉग्नाइज करने वाले हैं। अब फिक्स अपना कितना था? 1500, वेरिएबल 2600, टोटल कॉस्ट कितने आ गई? इतनी। अब इनमें से 4100 में से क्लोजिंग स्टॉक कितना अपना होल्ड करता है कॉस्ट? 1380, जो अभी अपन ने ऊपर निकाला 1380, इसको माइनस करेंगे, कितना बचता है? 2720। अब यहाँ पे अगर आप MCQ में देखोगे तो यहाँ पे 2720 कोई ऑप्शन है ही नहीं। सबसे क्लोज है 2740, और आंसर भी अपन को आंसर शीट में 2740 गिवन है। तो ठीक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, तो अपन 2720 कंसिडर करेंगे। और अगर एग्जाम में भी ऐसा कुछ छोटा मोटा है तो आपको थोड़ा तुक्का तो लगाना पड़ेगा, इसलिए बी ऑप्शन अपना बेस्ट वो सिलेक्ट होता है। एट का आंसर आ जाता है बी। ठीक है, केस सिनेरियो 3 पे आ जाते हैं। केस सिनेरियो 3 का कहता है, ये फर्स्ट सेकंड दोनों 109 से रिलेटेड है। जेल लिमिटेड मेक्स करता है सेल ऑफ गुड्स टू कस्टमर ऑन क्रेडिट ऑफ 45 डेज। ठीक है, द कस्टमर्स आर एंटाइटल्ड टू अर्न अ कैश डिस्काउंट at the rate 2% per annum if payment is made before 45 days, and an interest at the rate 10% per annum is charged for any payment made after 45 days। यानी अगर वो 45 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर देता है तो तुझे 2% का डिस्काउंट दे देंगे। अगर तो 45 दिन के बाद करता है तो तेरे को 10% का हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। इसके रिगार्डिंग नीचे क्वेश्चन कौन सा है? ये वाला, व्हाट विल बी द क्लासिफिकेशन ऑफ सच ट्रेड रिसीवेबल इन द बुक्स ऑफ जेल लिमिटेड? अब ये क्या 45 दिन है तो करंट होगा, तो नॉन करंट वाले तो ऑप्शन से गलत हो जाते हैं। अब ये क्या है? ट्रेड रिसीवेबल है, तो ट्रेड रिसीवेबल होता है अपना फाइनेंशियल असेट, तो इस तरीके से सी ऑप्शन अपना राइट हो जाता है। ठीक है, अब ये सेकंड पॉइंट क्या कहता है? जेल लिमिटेड मेक्स सेल ऑफ गुड्स टू कस्टमर ऑन क्रेडिट। ठीक है, गुड्स आर कैरिड इन लार्ज कंटेनर्स फॉर डिलीवरी टू द डीलर्स डेस्टिनेशन। All dealers are required to deposit a fixed amount of 10,000 as security for the containers, which is returned only when the contract was company terminates। ठीक है, यानी 10,000 को इसको कंटेनर का सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा, और ये टर्मिनेट तब इसको वापस कब मिलेगा? जब जो कॉन्ट्रैक्ट हो टर्मिनेट हो जाएगा।
द डिपॉजिट कैरी 8% पर एनम विच इज़ पेएबल ओनली व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट। अब जो डिपॉजिट है इस पे 8% का ये रिटर्न भी देंगे कुछ, लेकिन यहाँ पे आप क्वेश्चन देखा तो यहाँ पे अपन को पीरियड मेंशन नहीं है कि कितने पीरियड का कॉन्ट्रैक्ट है, तो यहाँ पे अपन करंट नॉन करंट डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। अब नीचे लेकिन अपन ने एमसीक्यू में ये चीज़ पूछी है, व्हाट डू द क्लासिफिकेशन ऑफ सच डिपॉजिट्स इन द बुक्स ऑफ डीलर। जनरली अपन डिपॉजिट्स डिटरमाइन करते हैं करंट या नॉन करंट, लेकिन सिंस ऊपर अपने कोई पीरियड नहीं गिवन है तो इसमें एज पर आईसीआई का जो आंसर है उसके अकॉर्डिंग अपन ने क्या जूम करके चल रहे हैं कि इनके बीच में जो ट्रांजिशन है वो डेली बेसिस पे होते रहते हैं, डेली नहीं ईयरली बेसिस पे। अब ईयरली बेसिस पे होते हैं यानी ये करंट तो होगा नहीं नॉन करंट होगा, सालों साल चलता रहता है इनका। तो एक बार डिपॉजिट देगा उसके बाद वो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। तो ये अजम्पशन लेते हुए अपन इसको नॉन करंट कंसिडर कर रहे हैं। अब ये वही डिपॉजिट डिपॉजिट क्या होता है डीलर, अब यहाँ पे बात हो रही है डीलर के लिए, तो डीलर के लिए ये क्या हो गया फाइनेंशियल असेट हो गया, फाइनेंशियल असेट्स, इसलिए अपना ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाता है। करना पड़ेगा ये अजम्पशन लेके चलना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं अपने पास। एग्जाम में भी अगर आए तो आपको ये अजम्पशन लेना पड़ेगा इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए। थर्ड 28 का है ये, इंडिया 28 का है। फॉलोइंग 3 टाइप्स से इंटरेस्ट है उसके पास, इक्विटी शेयर 25%, प्रेफरेंस शेयर कुछ है और लॉन्ग टर्म लोन भी कुछ है। या पढ़ लेना, इतना अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, डायरेक्ट अपन नीचे चलते हैं। एट दी स्टार्ट ऑफ ईयर 1 द कैरिंग अमाउंट ऑफ ईच ऑफ द अबव इंटरेस्ट इज एज फॉलोज। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन इसको एमसीक्यू के लिए दे रखा है, अपन एमसीक्यू के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं ताकि टाइम वेस्ट ना हो। इक्विटी शेयर्स अपन को इनकी कैरिंग वैल्यू गिवन है, कैरिंग वैल्यू गिवन है अपन को ईच ऑफ द अबव इंटरेस्ट 10,000, 5 लाख, 3 लाख की। अब यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज 109 में कुछ इंपेयरमेंट लॉस गिवन है। इंक्रीज डिक्रीज द फेयर वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ये किसका है प्रेफरेंस शेयर्स का है। 50,000 तो प्रेफरेंस शेयर से 50,000 अपन माइनस कर देंगे। इम्पेयरमेंट लॉस और लॉन्ग टर्म लोन पे 50,000 तो लॉन्ग टर्म लोन 50,000 माइनस कर देंगे। अब एंटिटी शेयर लॉस इन प्रॉफिट लॉस ऑफ एसोसिएट, तो ये अपन को कितना है 16 लाख का, इक्विटी से माइनस करेंगे, लेकिन इक्विटी में अपने बैलेंस है 10 लाख का ही है, तो 10 लाख तो इक्विटी से माइनस कर देंगे। अब ये आपको पता हो तो सबसे पहले जो भी लॉस होता है पहले इक्विटी शेयर वाले बेयर करते हैं, फिर प्रेफरेंस शेयर वाले, फिर लॉन्ग टर्म लोन या डिबेंचर्स जो भी है वो करते हैं। तो इक्विटी शेयर में पहले 10,000 रुपये एलोकेट कर देंगे लॉस को, फिर बचा हुआ कितना प्रेफरेंस शेयर में, लेकिन सिर्फ 4,50,000 ही है, तो 4.5 तो इसमें कर देंगे, इसका भी बैलेंस जीरो आ जाएगा। फिर बचा 1.5 लाख, अब 1.5 लाख अपन को डिबेंचर से ही लेस करना पड़ेगा, तो अपना बैलेंस आता है 1 लाख, किसका कैरिंग अमाउंट आता है लॉन्ग टर्म लोन का, डिबेंचर नहीं सॉरी। तो इसके रिगार्डिंग अभी 3 एमसीक्यू अपने सामने। द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इक्विटी शेयर्स इंटरेस्ट इन एन एसोसिएट एट द एंड ऑफ ईयर 1 विल बी nil. The closing balance of preference share at the end of 1 year nil. Closing balance of long term loan interest in associate at the end of year 1 will be 1 lakh. अब 14 और 15 इंडिविजुअल क्वेश्चन है, मतलब ऊपर के सिनेरियो के बेस नहीं है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। क्वेश्चन नंबर 14 101 के बारे में है। इंडेस 101 फर्स्ट टाइम एडोप्शन ऑफ इंडिया वाला। अब क्या कहता है, फर्स्ट टाइम एडोप्टर इंडिया शैल अप्लाई द रिक्वायरमेंट्स इन इंडेस 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड इंडेस 20 अकाउंटिंग गवर्नमेंट एंड डिस्क्लोजर गवर्नमेंट असिस्टेंस। ठीक है, अब ये जो 101 है इनके बारे में क्या कहता है, 109 20 के बारे में। पहली चीज़ ये प्रोस्पेक्टिव होना चाहिए, रेट्रोस्पेक्टिव तो होना ही नहीं चाहिए। तो अब अपने पास एमसीक्यू में ऑप्शंस में ये दो तो रेट्रोस्पेक्टिव है, तो ये तो पहले ही एलिमिनेट हो जाएंगे। अब दूसरा था प्रोस्पेक्टिव होना चाहिए, तो प्रोस्पेक्टिव। फिर दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि ये एट द मार्केट टर्म्स में होने चाहिए, मार्केट रेट के जो भी है। अब अगर आप ये दोनों बी और सी पढ़ोगे तो यहाँ पे तो लिखा शेयर नॉट रिकॉग्नाइज एट अ बिलो मार्केट रेट। अरे अगर आपने जो इसकी थ्योरी पढ़ी हो तो उसमें क्या लिखा है कि एट मार्केट रेट होना चाहिए, बिलो तो नहीं होना चाहिए। और सी में क्या लिखा, शेयर रिकॉग्नाइज एट अ बिलो मार्केट रेट, तो सी ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा और बी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, क्योंकि सी में क्या कह रहा है कि बिलो मार्केट रेट, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो एमसीक्यू जब भी इतने बड़े बड़े पैराग्राफ आए, कहीं ना कहीं ये एक छोटा सा जैसे यहाँ पे नोट है लिख के आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। और जितनी आपकी अच्छी नॉलेज होगी पर्टिकुलर इंडेक्स के बारे में, उसके एक एक टॉपिक्स के बारे में, तभी आप ऐसे एमसीक्यूज को सॉल्व कर पाओगे। तो ये ऐसा ही था, इसमें यही सीखने को मिलता है कि ये नोट थोड़ा आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा कि आंसर में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, 15th एमसीक्यू करते हैं। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ द इंटीग्रिटी अंडर द कोड ऑफ एथिक्स, ये कोड ऑफ एथिक्स का क्वेश्चन है। चार्टर्ड अकाउंटेंट शैल नॉट नोइंगली बी एसोसिएटेड विद इंफॉर्मेशन
if the accountant believes that the information is incomplete material to user decision making process नहीं has been approved by senior and hence requirement no verification is based on assumption made in good faith even if unverified नहीं सॉरी हाँ तो अपना ऑप्शन एक ही बचता है बी कंटेन्स अ मटेरियली फॉल्स और मिसलीड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये एक जनरली कोड ऑफ एथिक्स को पढ़ के जाता नहीं, इसमें आप तुक्का ही मारोगे और पढ़ के गए हो तो वेल एंड गुड, आपको इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपना खत्म होता है एमसीक्यू। स्टार्ट करते हैं डिस्क्रिप्टिव पार्ट से। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंसोलिडेटेड अकाउंटिंग का है, कंसोलिडेशन का। क्या कहता है देखते हैं। अकाउंटेंट मिस्टर रमेश खन्ना एच लिमिटेड सबमिट करता है। ये एच लिमिटेड और इसमें दो है। देखो यहाँ पे लिखा है कि 40,000 शेयर्स, ये एच लिमिटेड की बुक्स की बात कर रहे हैं। जो 40,000 शेयर्स है वो एस लिमिटेड के हैं। एस लिमिटेड में टोटल शेयर्स कितने हैं 20,000 यानी 70%, और ए लिमिट में 4,000 आउट ऑफ 10,000 यानी 40%। ठीक है, तो ये जो एच की एस तो ये सब्सिडरी कंपनी हो गई और ए लिमिटेड एसोसिएट कंपनी हो गई। यहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन ये पूरी बैलेंस शीट गिवन है जो भी है। अब यहाँ पे ऑलरेडी मैंने शॉर्ट में सॉल्व करवा रखा है। एक बार फटाफट से अपन एडजस्टमेंट देख लेते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन देखते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है। एच लिमिटेड परचेज करता है एस लिमिटेड से 31 एच लिमिटेड परचेज द शेयर्स in S Limited on 31st October when retained earning of S Limited was 5 lakh and shares in A Limited were acquired on 30th June when its retained earnings stood at 175,000। ठीक है, यानी ये फर्स्ट मतलब अपन ने पीरियड और कर लिया। 30 जून को जब ये ए में शेयर्स एक्वायर करता है तब रिटेन अर्निंग था 175, जब ये एस में करता है तब था रिटेन अर्निंग 5 लाख। ठीक है। Inventory of A Limited as on 31st March include inventory valued at 60,000 which had been purchased from H Limited on 1st Jan at cost plus 20%। यानी H ने A को कुछ माल बेचा होगा जो कि कॉस्ट प्लस 20% पे बेचा था। तो यानी अगर अपन जो प्रॉफिट का फिगर निकाले तो आता है 4,000। ठीक है। ट्रेड पेबल ऑफ H Limited includes 25,000 पेबल टू A Limited, द अमाउंट रिसीवेबल बीइंग रिकॉर्डेड इन द रिसीवेबल्स ऑफ ए लिमिटेड। अब ये एसोसिएटेड जो एसोसिएट कंपनी होती है उनका इंटर कंपनी एलिमिनेशन नहीं होता। ठीक है, तो इस पॉइंट को अपन इग्नोर करेंगे थर्ड वाले को। ये इसमें गुडविल की बात की हुई है। इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्विजिशन एस लिमिटेड इज फुल्ली इम्पेयर्ड, जितना भी है फुल्ली इम्पेयर्ड करना है, फुल्ली इम्पेयर्ड। दी रिकवर अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट एलिमेंट एक्सेस करता है कैरिंग वैल्यू को नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट वैल्यू एट PSNA पे करना है। जो NCI है वो PSNA बेसिस पे अपन को वैल्यूड करना है। 10% डिविडेंड डिक्लेयर बाय एच ने एच एंड एस ने 10% किया है, ए ने 15% किया है, एस ने बोनस शेयर इशू किया है। ठीक है, जो डिविडेंड डिक्लेयर किया था याद रखना ये अकाउंटेड नहीं है तो अपन ठीक है इस बार कर देंगे। बिफोर एंड सिमिलरली बोनस इशू एच नॉट रिफ्लेक्ट, और बोनस इशू भी रिफ्लेक्ट नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैंने समरी बना रखी है। ये अपन ने बाकी तो अपन डिस्कस कर लिया। गुडविल फुल इम्पेयर करना है। एन जो NCI है PSNA बेसिस पे डिविडेंड एच और एस ने 15% का दिया और ए ने 10% का दिया है। बोनस दिया है एस ने 31 मार्च को, इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा तो इसको यहीं पे इग्नोर मार देंगे। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं एस लिमिटेड की अकाउंटिंग से। मैं बेसिक जो अपन स्टेप्स फॉलो करते हैं वो दिखा देता हूँ ताकि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाए। ठीक है, एस लिमिटेड की बात करते हैं। रिटर्न अर्निंग अपन को कितना गिवन है डेट ऑफ एक्विजिशन के टाइम पे 5 लाख, उसके आफ्टर 7,50,000 है बैलेंस शीट में। तो अपन ने 5 लाख माइनस करके अपन रिमेनिंग कितना बचता है 2,50,000। डिविडेंड एडजस्ट करेंगे। एस लिमिटेड कितना डिविडेंड देगा 20,000 का उसने दिया होगा 15% के हिसाब से, तो 5 लाख और अपना बैलेंस आ जाएगा ये। अब ये जो होगा ये अपन INA का पार्ट बनेगा। INA नेट आइडेंटिफाइड नेट असेट्स कितना होता है 5 लाख प्लस 2 लाख। 2 लाख अपना क्या है इक्विटी है, 2 लाख अपनी इक्विटी है, तो 7 लाख अपना INA आ जाएगा यहाँ से। और जो ये 2,30,000 का अपना अदर इक्विटी आ रहा है इसको अपन डिवाइड करेंगे H में और NCI में। H में कितना 70% और NCI में कितना, और NCI में 30 बैलेंस 30%। ठीक है, फिर अपन इसके बाद NCI निकालेंगे। NCI कैसे NCI दो निकलते हैं। देखो एक स्टेप तो ये हो गया अदर इक्विटी का, इससे अपन INA निकल जाएगा। फिर दूसरा स्टेप अपन सॉल्व करेंगे NCI का। डेट ऑफ एक्विजिशन के टाइम पे 7 लाख अपना INA आ गया, PSNA बेसिस पे बोला है,
तो 2,10,000 NCI अकाउंट डेट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगा। अब ईयर एंड पे 2,10,000 प्लस आफ्टर ये जो अदर इक्विटी है इसमें NCI का कितना पोर्शन है 69,000, तो ईयर एंड पे NCI की वैल्यू कितनी आ जाएगी 279,000। अगर आपने ये ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है तो आप यहाँ से अपने अमाउंट्स मैच कर सकते हो। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन्वेस्टमेंट कितना है 5,60,000 का रखा है, प्लस NCI कितना है अपना डेट ऑफ एक्विजिशन पे 2,10,000 का, यह यहाँ पे अपन ने कैलकुलेट कर रखा है। NCI ये रहा डेट ऑफ एक्विजिशन पे, माइनस करेंगे INA, गुडविल आएगा 70,000। अब अपन ने देखा था कि जो गुडविल और फुल्ली इम्पेयर करना है अपन को, तो गुडविल पूरा 70,000 माइनस कर देंगे। अब ये कहाँ पे जाएगा, ये कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी में जाएगा, किसके जब अपन H लिमिटेड बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है। अब ये अपन H लिमिटेड की जो भी कैलकुलेशन था वो कर लिया। अब A लिमिटेड की बात करते हैं। A लिमिटेड का ओपनिंग पे था 175, क्लोजिंग पे जो भी क्लोजिंग बैलेंस है A लिमिटेड उसको माइनस करेंगे 249 अपना 000 अपना आफ्टर का आएगा, आफ्टर एक्विजिशन वाला। उसमें डिविडेंड का एडजस्टमेंट करेंगे 50,000 का, ये पार्ट बनेगा अपने INA का। और इसमें से अब H लिमिटेड A लिमिटेड क्या H लिमिटेड का एसोसिएट है, तो इसमें NCI तो कुछ अपन ही NCI है, कोई दूसरा तो NCI होगा नहीं, तो 40% H लिमिटेड का कितना हुआ था 93,600, ठीक है। तो INA 1,00,000 अपना इक्विटी, 1,00,000 अपना यहाँ पे इक्विटी आ जाएगा, 275 का 40% अपना, तो ये अपनी वैल्यू आ जाती है 1,10,000 की, ठीक है। अब इसमें गुडविल निकालेंगे, अपन ने इन्वेस्ट कितना किया था इसके अंदर 1,00,000 का, INA 1,10,000। तो अब यहाँ पे कैपिटल रिजर्व आया, कैपिटल रिजर्व क्या आ जाएगा, ये भी अपने कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी में ऐड होगा, ठीक है। कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी अब अपन बना देते हैं, क्या था H लिमिटेड 9 लाख, अदर इक्विटी बैलेंस शीट से आप ये डायरेक्टली कॉपी हो जाएगा। डिविडेंड अपन ने ऊपर देखा कि अपन को मिला होगा तो ऐड करेंगे 40,000 का। अब जो 20,000 का S लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूट किया है उसमें से 70% अपना है, तो 14,000। सिमिलरली A का भी 6,000 अपने आ जाएगा। डिविडेंड अपन ने भी पे किया है कितना 15% का, तो 50,000 लेस कर देंगे। कैपिटल रिजर्व आया उसको ऐड कर देंगे। गुडविल फुल्ली इम्पेयर था, और ये फुल्ली H लिमिटेड का जो फुल्ली इम्पेयर्ड है ये पूरा डिनोट किसको होगा, H लिमिटेड को भी होगा, क्योंकि जो अपना NCI है वो PSA ने बेसिस पे लिया है। इस वजह से जो 70,000 गुडविल है ये पूरा का पूरा अकाउंट किससे एडजस्ट होगा, H लिमिटेड का अकाउंट से। 70,000 यहाँ पे माइनस करेंगे। प्रॉफिट हुआ S लिमिटेड से कितना, ये वाला प्रॉफिट, आफ्टर वाला प्रॉफिट, ये ऐड करेंगे। A लिमिटेड का भी ऐड करेंगे। और जो अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक था 4,000 का, जो अपन ने स्टार्टिंग में कैलकुलेट किया था ये वाला, इसको भी लेस करेंगे, तो अपना बैलेंस आ जाएगा ये कंसोलिडेटेड इक्विटी का। अब इन्वेस्टमेंट A लिमिटेड को कितने पे वैल्यू करेंगे अपन, 1,00,000 जो अपन ने पैसे दिए थे 93,600, ये आफ्टर इक्विटी का पार्ट वाला, प्लस 10,000 डिविडेंड, माइनस 4,000, 10,000 डिविडेंड नहीं है, कैपिटल रिजर्व है, माइनस 4,000 अपना क्या आता है अनरियलाइज प्रॉफिट वाला, सॉरी। तो लेस करेंगे तो अब बैलेंस शीट पे अपना इन्वेस्टमेंट A 199,600 को दिखेगा। तो कैसे ये निकला ये अपन ने यहाँ पे अभी डिस्कस कर लिया। अब जिसकी बैलेंस शीट है वो तो बनाई नहीं है मैंने, वो अपन डायरेक्ट यहाँ से आप देख लेना कि कैसे बनेगी। यहाँ पे देख लेते A लिमिटेड किधर ये बना है, नॉन करंट असेट्स, करंट असेट्स, गुडविल इम्पेयर हो गया, तो यहाँ पे नहीं ला गया। इन्वेस्ट ये रहा 199,600, 10,000 कैपिटल रिजर्व माइनस करेंगे 4,000 जो अपना कैपिटल रिजर्व है, तो अब अपना बैलेंस कितना आ गया 19600, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये आई गेस 109 का है। हाँ, A लिमिटेड मेड अ सिक्योरिटी डिपॉजिट, उस डिटेल्स आर डिस्क्राइब बिलो। मेक नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर अकाउंटिंग ऑफ द डिपॉजिट इन द फर्स्ट ईयर एंड लास्ट ईयर, अज्यूम मार्केट इंटरेस्ट रेट फॉर डिपॉजिट और सिमिलर पीरियड टू बी 12% पर एनम। ये इसी गिवन है। टोटल इस पीरियड कितना 5 साल है, और 5th ईयर के अपन को ये शुगर है फैक्टर ऑफ वैल्यू गिवन है। अब ये क्वेश्चन अपन से क्या डिमांड कर रहा है, अकाउंटिंग एंट्रीज, जनरल एंट्रीज पूछ रहा है। तो अब जो SDS सिक्योरिटी डिपॉजिट है इसको अपन कैसे वैल्यू करेंगे, 10 लाख इंटू जो 5th ईयर का अपना रहेगा डिस्काउंटिंग वाला, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट तो इस पे करेंगे। और
अपन ने बैंक से कितना दिया, 10 लाख अपन ने दिया एज सिक्योरिटी डिपॉजिट। अब डिफरेंस जो होगा उसको अपन ROU में डाल देंगे, राइट ऑफ यूज वाले एसेट्स में। अब जो ये 5 6 7 4 ये तो है बिगिनिंग ऑफ द ईयर में, ये रेंट के टाइम पे क्या करेंगे, इसको तो इंटरेस्ट इनकम में ट्रांसफर करेंगे और इसको 5 साल के लिए डेप्रिसिएशन इसका चार्ज करते रहेंगे ROU का। आप इसकी जनरल गारंटी बना दोगे, सिंपल है, आंसर भी दिखाई देता है। ठीक है, ये अपन ने यहाँ पे निकाला है लीज, प्रीपेड लीज पेमेंट और वैल्यू बिगने में कितना रहेगा, ये अपनी एंट्री बन गई राइट ऑफ यूज असेट्स। अब ईयर एंड पे क्या होगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट का 12% से अपन इसको वाइंड अप करेंगे, तो इंटरेस्ट इनकम टू इंटरेस्ट इनकम 68091 अपना बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, ये तो सेम एंट्री है। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। ये क्या कहता है, ये मॉडिफिकेशन का क्वेश्चन, ये भी 109 का ही है, मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग का। ये सारी डिटेल्स गिवन है, ओपनिंग बैलेंस, एक्चुअल इंटरेस्ट, ये इसने अच्छी चीज़ दे दी, अपन को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। रिकॉर्ड डिटरमाइन द गेन और लॉस और मॉडिफिकेशन ऑफ द टर्म ऑफ द बॉन्ड्स। तो मैं चाहूँगा कि आप ये जो क्वेश्चन है ना, एक बार वीडियो पॉज करके खुद पढ़ो, उसके बाद अपन डायरेक्ट मैं आपको सॉल्यूशंस एक बार शॉर्ट में समझा देता हूँ क्या है। ठीक है, यहाँ पे पहले अपन देखिए मॉडिफिकेशन है। अब ये देखना रहेगा कि मॉडिफिकेशन सब्सटेंशियल है या नहीं है। तो इसका ये फॉर्मूला रहता है, जो 15 लाख है उसको लास्ट ईयर के अपन उससे कंपेयर करेंगे, 50,000 को एवरेज वाला एग्रीगेट डिस्काउंटिंग एग्रीगेट फैक्टर से, प्लस 1 लाख जो अपना ट्रांजेक्शन फीस लगा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद -10 लाख, कितना परसेंटेज आ रहा है, 32% का चेंज आ रहा है, जो कि 10% से ज़्यादा है। अब ये क्या सब्सटेंशिएट है, यानी मॉडिफिकेशन अपन को क्या करना है, न्यू लोन को तो एंटर करना, ओल्ड लोन को बाहर करना है। ठीक है, अब न्यू लोन को किस पे रिकॉग्नाइज करेंगे, न्यू रेट से, क्योंकि न्यू लोन है। तो यहाँ से जब अपन ने इसकी रेट निकाली तो 958096 से अपनी वैल्यू आती है न्यू लोन की। अब न्यू लोन को रिकॉग्नाइज करेंगे किस वैल्यू पे, जो न्यू रेट के अकॉर्डिंग अपन ने कैलकुलेट किया। ओल्ड लोन 10 लाख का, इसको अपन बाहर करेंगे। अब P&L से कितना जाएगा, 4190 का अपने को गेन होगा। ठीक है, ये P&L से जो अपना चार्जेस कटा वो माइनस कर देंगे, नेट ये अपना चार्जेस प्लस अपना गेन, तो नेट लॉस कितना अपन को हुआ 580968 का। क्वेश्चन में ये पूछेगा कितना गेन और लॉस ऑन मॉडिफिकेशन टर्म ऑफ द बॉन्ड, तो ये अपना वैल्यू आंसर आ जाएगा। ठीक है, शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया, अच्छा था। अब बी पार्ट, कंपनी ए इन द पेरेंट कंपनी ऑफ अ ग्रुप, कंपनी ए is an unlisted company having net worth of 60 crore as on 31st March. Following are the other companies of the group. कंपनी बी ये रही, कंपनी सी ये रही। वेदर इंडेक्स विल बी एप्लीकेबल टू कंपनी ए बी एंड सी, लगेगा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे मैंने एक चार्ट बना रखा है। अभी ए है, इसकी नेटवर्थ कितनी है, 60 करोड़। इसकी सब्सिडरी बी लिमिटेड जिसकी नेटवर्थ है 600 करोड़। अब बी की सब्सिडरी सी लिमिटेड जिसकी नेटवर्थ है 150 करोड़। अब इन दो पे इंडिविजुअली देखें, ए और सी पे, तो इस पे इंडेक्स एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन बी लिमिटेड पे जो इंडेक्स है एप्लीकेबल हो जाएगा। तो अगर बी लिमिटेड पे एप्लीकेबल है तो ए और सी पे भी एप्लीकेबल हो जाएगा इसकी वजह से। तो आपको सिर्फ इतना से एक्सप्लेन करना है बी का। ठीक है, थर्ड थर्ड क्या कहता है, ये आप पढ़ लेना। और ये बेसिकली ये अपन से डिजायर क्या करता है, डिटरमाइन द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज विच आर नॉट हेल्ड फॉर ऑपरेशनल पर्पस विथ सुटेबल रीजन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए लिमिटेड। ठीक है, ये थोड़ा अलग ही क्वेश्चन है, पूरा थ्योरी बेस्ड है, मतलब इसमें कुछ कैलकुलेट नहीं करना, आपको पढ़ के डिटरमाइन करना है कि आपको कैटेगरी में डिवाइड करना है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है या अपन इसको सब पीपीई ट्रीट करेंगे। ए लिमिट रजिस्टर किया ऑफिस इन दिल्ली इस 15 स्टोरी बिल्डिंग ऑफ विच ओनली 3 फ्लोर्स आर ऑक्यूपाइड बाय ए लिमिटेड, वेयर एज द रिमेनिंग फ्लोर्स आर गिवन और रेंट। अगर रेंट पे दिया है तो इसमें मेजोरिटी पोर्शन किसमें, आउट ऑफ 15 कितना 12 जो है वो रेंट पे दिया हुआ है। तो ये अपना इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का पार्ट बन जाए, तो अपन इसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ट्रीट करेंगे क्योंकि मेजोरिटी पोर्शन अपना रेंट पे दिया हुआ है। ठीक है, फ्लैट इन टाउनशिप लोकेटेड, इसका क्या है, इसके दो पार्ट है। एक तो जो 80% है, ये मैं आपको बता देता हूँ, आप पैराग्राफ खुद पढ़ लेना चाहो तो, नहीं तो यहाँ तक भी आप पढ़ो ना तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन का डिजायर्ड क्या है। इट एम्प्लॉयज हैंस एज रिगार्ड टाउनशिप लोकेशन 2000 फ्लैट्स उसके उस सेट टाउनशिप में। इट वॉज बिल्ड प्राइमरी फॉर ए लिमिटेड एम्प्लॉयज़ के लिए बना है। हेंस अप्रॉक्सीमेट 80% ऑफ द फ्लैट्स आर अलॉटेड टू एम्प्लॉयज़। अब एम्प्लॉयज़ के लिए दिया है तो इसको अपन ऐसा पीपी ट्रीट करेंगे। रिमेनिंग जो 20% है, इधर कैट वेकेंट और गिवन और रेंट टू अदर एक्सटर्नल पार्टीज। अभी अपन ने रेंट पे दे दिया या कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए रखना है, जो भी है इसको आप ट्रीट करेंगे इन्वेस्टमेंट। तो इसका ये दो आंसर बनेंगे, 80% वाला पीपी, रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी।
ठीक है। लोकेशन 2 की बात करते हैं, 1000 फ्लैट्स है, तो 400 फ्लैट को तो अपन ऐसा पीबीए ट्रीट कर रहे हैं क्योंकि ये एम्प्लॉय के लिए बना रखा है। अब ये जो 350 फ्लैट है ये अपन ने गिव रेंट पे दे रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो इसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ट्रीट करेंगे। अब जो रिमेनिंग 250 फ्लैट है इसको वेकेट रखा है। अब इसको आइदर अगर आप इसको एम्प्लॉय के लिए यूज़ करेंगे तो इसको पीबीए ट्रीट करना पड़ेगा। अगर ये सिर्फ रखा है तो अपन ये अज्यूम कर सकते हैं कि इसको कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए रखा हुआ है, तो इसको अपन ऐसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ट्रीट कर सकते हैं। तो आपको ये दोनों ऑप्शन लिख के आने पड़ेंगे। अब होटल हॉस्टल लोकेटेड इन वन के है। अब 660 रूम्स इन हॉस्टल हैव बीन लेट आउट कर रखा है, तो ठीक है आप ये पढ़ सकते हो। 11 मंथ्स के लिए रिन्यूड टर्म है इसकी लीज एग्रीमेंट। ठीक है, इसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ट्रीट करेंगे। लैंड इन लोकेशन 1, ये लास्ट वाली लाइन पढ़ लो आप। टाइम द लैंड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रेटली अप्रिशिएट इन वैल्यू इफ द गवर्नमेंट प्रोसीड विद द प्लान। ए लिमिटेड हैज नॉट डिसाइडेड व्हाट टू डू विद प्रॉपर्टी। यहाँ पे भी ए लिमिटेड ने कुछ करने लगा, लेकिन यहाँ पे अपन को हिंट दे रखी है कि एक्सपेक्टेड टू ग्रेटली अप्रिशिएट द वैल्यू, यानी कैपिटल अप्रिशिएशन के लिए लैंड रखी हुई है, तो इसको अपन ऐसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ट्रीट करने वाले हैं। लैंड इन लोकेशन 1 लीज आउट टू सी लिमिटेड का रखा है इसने, तो ठीक है रेंट अर्न करना है इसको। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पोर्शन ऑफ लैंड हैज़ बीन गिवन और रेंट टू डी, ये भी रेंट पे दिया हुआ है, इसको भी ऐसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ट्रीट करेंगे। आप इसके अगर आंसर देखो तो इसमें इसमें इन लोगों ने बहुत बड़े बड़े सॉल्यूशंस दे रखे हैं। आपको सिर्फ तीन चार लाइन लिख के आनी है कि क्यों और रीजंस और इसको क्या ट्रीट करें, सिंपल। आप ये देख लेना। ये भी पैराग्राफ है, तो सॉरी ये किसके रिगार्डिंग है, डेफर टैक्स एसेट, इसको रिकॉग्नाइज करना नहीं करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ठीक है, देखते हैं। द डायरेक्टर ऑफ एच लिमिटेड विश टू रिकॉग्नाइज अ मटेरियल डेफर टैक्स असेट्स इन रिलेशन टू 50 करोड़ ऑफ अनयूज ट्रेडिंग लॉस विच हैज़ बिन अक्यूमुलेटेड एज एट 31 मार्च। ठीक है, इसके और कुछ डेफर टैक्स असेट रिलेशन टू 40 अनयूज पड़ा है ट्रेडिंग लॉस का। एच लिमिटेड बजट किया प्रॉफिट ऑफ 80 करोड़ फॉर द ईयर एंड। द डायरेक्टर हैव फोरकास्ट दैट प्रॉफिट विल ग्रो बाय 20% ईच ईयर देयर आफ्टर। ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है यानी अपन डेफर टैक्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। देखा, हाउएवर द मार्केट इज करंटली डिप्रेस एंड सेल्स ऑर्डर आर एट लोअर लेवल फॉर द फर्स्ट क्वार्टर देन दे वर फॉर द सेम पीरियड इन एनी ऑफ द प्रीवियस 5 ईयर्स। लेकिन अभी जो करंटली सेल्स ऑर्डर चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये चल रहा है कि अपना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आ रहा फर्स्ट क्वार्टर में, ऑब्वियसली आगे भी नहीं आएगा, तो जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट हो। On extrapolating the sales order book, it is noted that the improvement in trading results may occur after the next couple of years to come at the position of break even, and the budgeted profit shared by the director of achievement do not appear to be in line with the sales order book। यानी ये क्या कहना चाहता है कि अपन ब्रेक इवन पे भी आने में भी अपन को कुछ साल लगेंगे, और जो अपन ने बजट किया है वो तो अभी इन लाइन तो है नहीं ऑर्डर बुक के। यानी ये जो 250 करोड़ या 80 करोड़ के ये लोग प्रॉफिट अज्यूम कर रहे थे कि 20% से ग्रो होगा, इसका अभी तक आने के कोई चांस नहीं है। हैच यानी अगर चांस नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, तो ये डेफर टैक्स एसेट भी रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। एच लिमिटेड ऑपरेट्स अंडर टैक्स विच, ठीक है ये तो क्या है, ठीक है। तो अब इसका फाइनल कंक्लूजन का लिखा था कि डीटीए ये रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता क्योंकि प्रॉफिट ही नहीं है अपने पास, ना ही फ्यूचर ग्रोथ है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कपल ऑफ ईयर्स, नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स। अगर एक ही साल की बात होती तो अपन को देखते, लेकिन यहाँ पे कपल ऑफ ईयर्स है, नहीं फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी कुछ भी नहीं है। ठीक है, फोर्थ क्या कहता है, इम्पेयरमेंट लॉस का क्वेश्चन है ये, रिवर्स एफ एनी। ए लिमिट 25 के एसेट 100 लैक्स का, इसकी यूजफुल लाइफ कितनी 4 साल की है विथ नो रेसिडुअल वैल्यू। रिकवरेबल अमाउंट अपन को 3 साल के इतने गिवन है। ठीक है, आप इम्पेयरमेंट लॉस निकालना है, इसका मैं शॉर्ट में बता देता हूँ फटाफट क्या रहता है। देखो, पहले इसकी वैल्यू है 100x की अपनी वैल्यू आ रही है, 4 साल का डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, 1 साल का, इस साल का तो 25 75 आएगा। अब पहला अपन को इम्पेयर रिकवरी अमाउंट कितने के मैंने 60, तो इम्पेयरमेंट कितने का आ जाएगा फर्स्ट ईयर 15 लाख का। अब 60 डिवाइड बाय 3 करेंगे, 20 का डेप्रिसिएशन आ जाएगा, 40। अब यहाँ पे इम्पेयर अपन को रिकवरी अमाउंट भी 40 गिवन, तो इम्पेयरमेंट 0 आ जाएगा नेक्स्ट ईयर। अब 40 डिवाइड बाय 2, 20 का डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे 20। अब यहाँ पे रिकवरी अमाउंट कितना रहा 20 लैक्स। अब क्या 8 को पूरा रिवर्स कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अब इस केस में अपन को डिटरमाइन क्या करना है कि अगर अपन इम्पेयरमेंट नहीं लगाते तो वैल्यू क्या रहती। अगर अपन इम्पेयरमेंट नहीं लगाते यहाँ पे 100, तो 100 क्या रहता, तो ये कितना 3 साल, तो 100 में से 3 साल का डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। 100 में से 3 साल का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा 75, 25 × 3, आंसर आएगा 25। तब 25 अपना वैल्यू आ रही है इसकी, अगर अपन इम्पेयरमेंट नहीं करते तो।
अब 8 तो रिवर्स नहीं करेंगे, कितना करेंगे, ओनली 5 लाख ही अपन रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, इतना सा ही क्वेश्चन था। आप इसका प्रॉपर सॉल्यूशन आप आंसर शीट से देख सकते हैं। कंपनी एक्स ने परचेज किया 100 गोड्स 1 लाख फॉर 1 लाख ऑन 30 सितंबर। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 1000 आई, सिमिलर टू कॉस्ट एक्स वुड हैव बीन, देयर वुड बी अब टू सेलिंग फीस भी आई है, मार्केट प्राइस ऑन द बोर्ड। ठीक है, इसका अपन सॉल्यूशन साथ बाय साथ देखते जाते हैं, ये ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक है, ये रहा। अब यहाँ पे अपन बायोलॉजिकल एसेट्स टू लॉस टू बैंक, बैंक से अपन कितना पे करेंगे, 1 लाख तो गोट की कॉस्ट प्लस 1000 ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अब फेयर वैल्यू कैसे अपन डिटरमाइन करते हैं, ये आ गई इसकी कॉस्ट प्राइस माइनस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, माइनस करेंगे 2% इसका ब्रोकरेज, तो 97,000 इसको रिकॉग्नाइज करेंगे। बैलेंसिंग फिगर कितना जाएगा, बैलेंसिंग फिगर कितना जाएगा, लॉस पे 4,000 का, 2% क्या है, सेलिंग फीस है। ठीक है, आगे क्या करें, ये 30 सितंबर 1 में खरीदी, ईयर एंड पे अपनी वैल्यू क्या हो जाती है, 1,10,000 हो जाती है। अब करंट मार्केट वैल्यू गोल्ड की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1,10,000। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वही 1,000 रहता है, और जो ऑक्शनियर फीस है वो भी 2% रह जाती है। तो अब अपन को जो गोट है उसको रिवैल्यू करना पड़ेगा अपने बायोलॉजिकल एसेट्स को। तो अब अपन जब इसको कैलकुलेट किया, तो इतने से 980 से अपनी जो फिर गोट की वैल्यू है, बायोलॉजिकल एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब इसको गेन एफ डी एंडल में ट्रांसफर कर देंगे। अब ये फर्स्ट जून को क्या कह रहा है, 18 गोड्स जो है 20,000 रुपये अपन ने सेल कर दी, जिसमें से अपन को ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगा 150 का, और 2% अपन को सेलिंग फीस लगी। यानी नेट अपने पास कितने आए होंगे, 90,450 आए होंगे। अब 106,800 अभी अपन ने अपने कॉस्ट टू मतलब कॉस्ट निकाली अभी गोड्स की। तो इसमें से ये कितनी गोड्स का है, ये 80 गोड्स का है। इसमें से 18 कितने गोट्स का है, ये 100 गोट है, 80 गोट है, 100 गोट्स है। अब 100 में से अपन ने 18 सेल कर दी, तो 18 का जो भी वैल्यू आएगी उसको 1940 से माइनस कर देंगे, तो 226 का अपन को प्रॉफिट हो गया। कॉस्ट ऑफ सेल्स, अब इसको जो भी कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगी उसको अपन को रिवर्स करना पड़ेगा बायोलॉजिकल एसेट से, क्योंकि 18 गोट अपन निकाल चुके हैं। तो यहाँ से ये एंटी टू बायोलॉजिकल एसेट से माइनस कर देंगे। अब बैंक में अपना कितना आया होगा, सारे चार्जेस कट कटा के 9450। सेलिंग एक्सपेंस अपना कितना हो गया, ये तो ट्रांसपोर्टेशन और ये सेलिंग फीस 550 टू रेवेन्यू 20,000 का रेवेन्यू बुक कर लेंगे। ठीक है, अब 15 सितंबर को भी कुछ हुआ है, क्या हुआ है, फेयर वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग गोड कितनी है, आती है 80 टू 820 आती है। अब जो 42 गोड थी वो अपने स्लॉटर कर दी, यानी काट पीट के किसी को बेचती होगी। टोटल स्लॉटर कॉस्ट कितने आता है, 4,200। दी टोटल मार्केट प्राइस होती, अब ये जो काटने के बाद अब जो 42 गोड्स अपने स्लॉटर की, उसके बाद उसकी वैल्यू कितनी आती है, 48,300। यानी एक्सपेक्टेड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट टू सेल 420 आता है। ठीक है, इसका अपन एडजस्टमेंट देख लेते हैं। अपना अपना इन्वेंट्री है 4,300 की, 420 अपना क्या लगा, कॉस्ट लगा, तो ये माइनस कर देंगे, लॉस ये ठीक है, बैलेंसिंग फिगर आएगा। बायोलॉजिकल एसेट से कितना माइनस करेंगे, 4486, इसका कैलकुलेशन ये रहा। टू बैंक होल्डिंग कॉस्ट अपना 4,200 को अपन को देना पड़ा किसी को, ताकि वो काट के दिया। अब बैलेंसिंग फिगर 1,176 अपना यहाँ पे लॉस आ जाता है। 30 सितंबर रिमेनिंग 40 गुड्स बची, जिसकी मार्केट प्राइस अभी 44,800 चल रही है। अब यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 1,000 से कट के 400 रुपये हो जाती है, और सेलिंग फीस अभी भी 2% है। ठीक है, इसका भी वापस अपन ने रिवैल्यू किया, 4504 यहाँ से आई है इसकी वैल्यू। तो अब अपना वापस गेन हुआ 784 का, जो अपन ने रिकॉग्नाइज कर लिया। ठीक है, ये भी इंडिया 2 का अच्छा ही क्वेश्चन था, थोड़ा बड़ा था। अच्छा ठीक है, 8 मार्क्स से है। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। एन एंटिटी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर फॉर 2 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लाइसेंसेस ए एंड बी, जो कि एंटर डिपेंड टू परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, इज सर्टिफाइड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, स्टैंड अलोन प्राइस गिवन है, ए की है 16 लाख और बी की है 20 लाख रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब के से क्या वेरिएबल कंसिडरेशन अलोकेटेड एंटायरली टू वन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को डिटरमाइन करती है। ठीक है, अब यहाँ पे द प्राइस स्टेटमेंट कॉन्ट्रैक्ट फॉर लाइसेंस इज फिक्स अमाउंट टू 16 लाख, और ए की कितनी है, 16 लाख की है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको एलोकेट कर सकते हैं पूरा लाइसेंस ए पे। लाइसेंस बी के लिए क्या करें, 3% ऑफ द कस्टमर फ्यूचर सेल्स अपन को देनी पड़ेगी। और द पर्पस ऑफ एलोकेशन द एंटिटी एस्टिमेट सेल बेस्ड रॉयल्टी कितने आ सकते, 20 लाख आ सकती है, एलोकेट द ट्रांजेक्शन प्राइस। अब ठीक है, जो लाइसेंस ए का फिक्स 16 लाख है, इसको तो पूरा इसी में अपन बाइफिकेट कर सकते हैं, क्योंकि ये फेयर एलोकेशन है। और जो रिमेन 20 लाख है,
इसको अपन को रिकॉग्नाइज करेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में। और इसको जैसे अपन को ट्रांसफ़र हो जाएगी इसकी वैल्यू लाइसेंस की, अपन उसको आता अपने बुक में रिकॉग्नाइज कर लेंगे। अब केस बी क्या कहता है, वेरिएबल कंसिडर एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पे फिक्स अमाउंट 16 लाख से कट के 6 लाख हो चुकी है। वही अब यहाँ पे 3% 5% हो चुका है। एंटिटी एस्टिमेट का जो सेल बेस कितना आएगा, 30 लाख आएगा। लाइसेंस एज ट्रांसफर 3 months लेटर। द रॉयल्टी ड्यू फ्रॉम द कस्टमर फर्स्ट मंथ ऑफ द सेल इज 4 लाख। अब यहाँ पे क्या है, अपना जो ए है उसके 16 लाख और बी के 20 लाख स्टैंड अलोन प्राइस तो है ही। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो लाइसेंस ए को कितना दे रखा है, 6 लाख, और लाइसेंस बी को दे रखा है 30 लाख, जो कि वे ओवर है। दोनों पे 16 से 6 लाख देना तो क्या फेयर एलोकेशन नहीं है। तो इसमें अपन क्या करेंगे, जो 6 लाख आएगा ये कब आएगा, आफ्टर, ठीक है, जब भी आएगा 6 लाख जो आएगा इसको अपन को 36 लाख के हिसाब से डिवाइड एलोकेट करना पड़ेगा ए और बी के रेशियो में। और अगेन जो 4 लाख आएगा उसको भी इन 16 और 20 के रेशियो में अपन को बाइफर्केट करना पड़ेगा लाइसेंस ए और बी में। क्यों, क्योंकि रीजनेबल एलोकेशन रिफ्लेक्ट नहीं करता। लेकिन रिकॉग्नाइज क्या कब करेंगे, लाइसेंस ए का तो अपन 3 महीने बाद रिकॉग्नाइज कर देंगे, वाइल जो बी है उसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपन को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। ठीक है, इसका बी पार्ट क्या कहता है, बी पार्ट तो बहुत पढ़ा है। आप वीडियो पॉज करके एक बार क्वेश्चन चाहो तो पढ़ सकते हो। मैं आपको उसका शॉर्ट में बताता हूँ क्या कहता है कि जो ए बी सी है, यहाँ पे अपन ए बी सी, ये ए बी सी पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो कि बिजनेस में है ऑफ एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन ऑफ ऑयल ने। तो ए बी सी ने क्या किया होगा, एक्स वाई जेड को एक्वायर किया होगा। अब एक्स वाई जेड ने क्या कर रखा है, जो राइट है, मतलब एक्स वाई जेड कंपनी आप देख लेना कौन सी है, जो कि राइट उसकी बुक्स में है, वो इसने रिकॉग्नाइज नहीं कर रखी है। मतलब एक्स वाई जेड के पास कोई राइट होगा तो उसने अपनी बुक्स में वो राइट को रिकॉग्नाइज नहीं कर रखा है अपने एसेट्स में। अब ए बी सी ने जब एक्स वाई जेड को एक्वायर किया तो उसने भी अपने बुक में शोर नहीं किया, ए बी सी ने भी उस राइट को। अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि अब ये क्या कर रही है कि ये से इंडेक्स अडॉप्ट करना चाहती है। द कंपनी वॉज फॉलोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नोटिफाइड अंडर। अब इसने क्या किया है, ये हावेवर अडॉप्ट करी इंडेक्स। अब जब ये ए एस से इंडेक्स में आ रही है तब तो इसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा इस राइट को। तो अब क्या, अब इसको एडजस्ट कैसे करेगी राइट को, क्योंकि पहले तो बुक में था नहीं, फिर एकदम से बुक में आ रही है तो कुछ ना कुछ तो कुछ आ रहा है। तो कुछ मतलब ऐसा तो है नहीं कि अपन सिर्फ ऐड कर रहे हैं, उसको प्रॉपर एंट्री तो दिखानी पड़ेगी ना। ये अपने खरीदा तो है नहीं, ऑलरेडी अपनी बुक में है, लेकिन किधर है, ये रहा, वो छुपा हुआ है गुडविल में। कैसे, एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे अब अपना ये नेट असेट्स थोड़ा पीछे चलता है। जैसे जब ए बी सी ने एक्स वाई जेड को एक्वायर किया होगा तो अब उसने राइट तो रिकॉग्नाइज नहीं की, तो उसकी वजह से क्या हुआ होगा, जो एक्स वाई जेड की नेट असेट आई एन है जो भी है वो कम होगी, ये कम होगी, यानी गुडविल उसका बढ़ जाएगा, गुडविल बढ़ जाएगा। लेकिन जब उसने फर्स्ट टाइम इंडेक्स अडॉप्ट किया तो उसको तो राइट को अब ए बी सी को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा अपनी बुक में। तो अब एंटी क्या पास करेगा, राइट अकाउंट डेबिट टू गुडविल, यानी असेट को बढ़ाएगा, जो भी राइट होगी उसको बढ़ाएगा, उसको रिकॉग्नाइज करेगा अपने बुक में ऐसे एसेट, और गुडविल से लेस करेगा, क्योंकि पहले अपने गुडविल बना रखा था। अब ये जो असेट है इसका एडजस्टमेंट कहाँ पे अटका हुआ है, गुडविल में। तो अब जब इसने इंडेक्स अडॉप्ट किया तो इसकी रिवर्स एंट्री पास करनी पड़ेगी, गुडविल से लेस करेगा और राइट अकाउंट में इसको रिकॉग्नाइज करेगा। सिंपल है, मैंने इसका शॉर्ट में बता दिया। आप पॉज करके एक बार क्वेश्चन आंसर दोनों रेफर कर सकते हो। ठीक है, 6 पे आते हैं। 6 का ये वाला जो क्वेश्चन है ये एथिक्स के बेस पे, तो चाहो तो आप पढ़ लेना, ये मैं नहीं करा रहा एथिक्स का जो भी है। ठीक है, अब ये आइदर है, यानी या तो ये वाला या ये वाला में से एक आपको करना रहेगा। मैं दोनों एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसका भी शॉर्ट में बता देता हूँ। ये आई गेस 102 का क्वेश्चन है। क्या क्या डिटेल्स गिवन है वो मैंने येलो में हाईलाइट कर रखी है। 100 एम्प्लॉयज है जो हु आर ईच एंटाइटल टू 5 वर्किंग डेज से उनको लीव एंटाइटल है, यानी टोटल कितनी लीव है, एक साल की 500। दी एवरेज अनयूज एंटाइटल पर एम्प्लॉय कितनी रह जाती है, मतलब ये क्या कह रहा है कि ईयर एंड पे कितनी लीव बच जाती है हर बार, 200 लीव तो बची जाती है। 100 एम्प्लॉइज इंटू 200। अब आगे क्या कह रहा है, ऑन द बेसिस एक्सपीरियंस ये एक्सपेक्ट करेगी जो 92 एम्प्लॉइज है वो 5 दिन की वो लेगी, लीव ले सकती है, जिसका आएगा 560 बैलेंस। और जो रिमेनिंग 8 एम्प्लॉयज़ है वो एवरेज 6.5 डेज ईच लीव लेंगे, यानी 52। तो आप इसका टोटल करो तो 512 लीव्स लेने की एक्सपेक्टेशन है नेक्स्ट ईयर में। ठीक है, यानी
लेकिन एक साल में उनको लीव्स कितनी मिलती है, सिर्फ 500। तो देखा जाए तो जो 12 लीव्स है उनको एक्स्ट्रा मिल रही। अब ये 12 लीव्स कहाँ से एलोकेट होगी, 200 में से, ठीक है। कम द एंटिटी एक्सपेक्ट दैट इट विल पे एन एडिशनल 12 डेज ऑफ सिक ऑफ अनयूज आइटम। इनको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ये 512 छुट्टी दे रहे हैं, तो जो 12 छुट्टी है उसको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ रहे हैं। कमेंट वेदर द एंटिटी वुड रिक्वायर टू रिकॉग्नाइज एनी लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ लीव्स। लाइबिलिटी पूरे 200 की नहीं करेंगे, ये एक्सपेक्ट क्या करेंगे, 200 दिन की छुट्टियाँ लेंगी। लेकिन जब इन्होंने ये पूरा कैलकुलेट किया तब इनका अकॉर्डिंग सिर्फ 12 ही एक्स्ट्रा डेज आ रहे, यानी ये 200 छुट्टी नहीं आएगी, सिर्फ 12 ही छुट्टी है एक्स्ट्रा आएगी। तो उसको सिर्फ 12 दिन की ही जो छुट्टी है उसका प्रोविजनल या लाइबिलिटी उनको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा बुक्स में, ठीक है। ये वाला हो गया। ये क्या कहता है, एंटिटी एक्सप्रेस एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई 100,000 टेलीविजन सेट्स ऑफ 2 मिलियन, ठीक है। एंड इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ द इनपुट है रिजल्ट इनटू इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ सेल्स टू 2.5 मिलियन, ठीक है। इन्होंने सेट किया था कि 1000 टीवी बेचेंगे 2 मिलियन की कॉस्ट पे। लेकिन अब सिंस इनपुट की जो कॉस्ट है वो बढ़ चुकी है, अब इनका कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर कितना आ रहा है, 2.5 मिलियन। लेकिन यहाँ पे इन्होंने कॉन्टैक्ट कितने का कर रखा है, 2 मिलियन का। अब द पेनल्टी फॉर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्टैक्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी 0.25 मिलियन। यानी देखो, अगर तो बेसिकली ये क्या है, ऑनलेस कॉन्टैक्ट हो चुका है। अगर इन्होंने कॉन्टैक्ट पूरा किया तो इनको 5 मिलियन का लॉस होगा, और अगर इन्होंने कॉन्टैक्ट नहीं फुलफिल किया तो इनको पेनल्टी के सिर्फ 2.5 मिलियन ही देनी पड़ेंगे। तो ऑब्वियस ये बात है, अगर अपने प्रोविजन बनेंगे तो किसका बनाएंगे, पेनल्टी का। क्योंकि फ्यूचर में अगर आप ये बढ़ भी जाती है वैल्यू, तो आप ये चाहोगे ना कि आपका लॉस कम हो, आपका खर्चा कम आए, तो ऑब्वियस आप ये वाला ऑप्शन चुनोगे। तो इसलिए प्रोविजन भी 2.5 मिलियन का ही आप बनाओगे। प्रोविजन कितने का बनेगा, 2.5 मिलियन का, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। फाइंड आउट द कैश फ्रॉम ऑपरेशन बाय इनडायरेक्ट मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये कैश फ्लो का क्वेश्चन है, इंडिया 7 का, ठीक है। अपन इसके डायरेक्ट आंसर से देख लेते हैं, सिंपल ही है, ठीक है ना। अपन को इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू सॉल्व करना है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स विथ 53,000 गिवन है, उसमें अपन डेप्रिसिएशन ऑब्वियसली एड बैक करते हैं। लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, ये अपना ऑपरेशन एक्टिविटीज की बात काम उसका नहीं है, तो इसको भी ऐड करेंगे। इंटरेस्ट पेड भी ऐड करेंगे। डिक्रीज इन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री कम हुई है यानी अपन ने कुछ ना कुछ बेचा होगा, या ट्रेड रिसीवेबल है तो वो अपन को रिसीव हुआ होगा। सॉरी, ट्रेड रिसीव ले रहा है तो सॉरी, अपने इन्वेंट्री बेची है, इन्वेंट्री कम हुई, इन्वेंट्री बेची यानी कैश आया होगा, ऐड करेंगे। इंक्रीज है, ट्रेड रिसीव बढ़ा यानी किसी से पैसे नहीं आए, तो ये अपना कैश फ्लो रुक चुका है तो उसको माइनस करेंगे। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, यानी अपन ने किसी को पैसे नहीं दिए, यानी अभी भी अपने पास पैसे हैं, ठीक है, तो इसको ऐड करेंगे। इंक्रीज इन पेबल फॉर एक्सपेंस, इंक्रीज इन पेबल फॉर एक्सपेंस, अच्छा ठीक है, पेबल्स फॉर एक्सपेंस, यानी अभी तक कोई एक्सपेंस है जिसका अपने पेमेंट नहीं किया, यानी अभी भी अपने पास पैसे बचे हुए हैं, ऐड करेंगे। तो इसको एडजस्ट करने के बाद कितना आएगा, 70,000 का अपना क्या रहा है, नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ फ्रॉम इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ख़त्म होता है FR का ये सितंबर 25 का MTP सीरीज़ 1।